बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जब से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया है और 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर की तारीख दी है, जिस दिन बाकी सूबों में भी और ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होने थे, ये दो असम्बलियाँ थी जिनकी अलग अलग हमें तारीख आई इनके तहलील होने के बाद। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के बाद KPK के हवाले से भी KPK के जो गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है और ये कहा है कि 8 अक्टूबर को ही KPK यानी उनके सूबे में भी इंतखाबात कराए जाएं जब बाकी मुल्क में होने हैं, और यही तारीख ऑब्वियसली पंजाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है। ये जब से फैसला सामने आया है तब से बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। एक तो मामला ये भी है कि क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से क्या होता है, क्या ये फैसला बरकरार रहेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि आज सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है वजीर आजम शहबाज शरीफ को और यही बात की है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचे और इलेक्शन के हवाले से जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको अहकामात जारी करें ताकि इंतखाबात उसी दिन हो जिसका ऐलान किया गया था। आपको याद होगा कि इसमें जो सदर से मुशावरत का मामला था या फिर एक सूबे में सदर साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया तारीख का, कुछ लीगल क्वेश्चंस ये भी उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अब जब मुलतवी करने का फैसला किया तो सदर पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की, तो उसका स्टेटस क्या होगा। फिर जाहिर है दो सूबों में जो निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं वो 90 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू किस तरीके से करेंगी, क्योंकि आइन तो इस हवाले से आपको कुछ नहीं बताता। 90 डेज़ का उनके पास अरसा है, तो क्या उनकी तौसी होगी तो कैसे होगी। सो बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस जो हैं इस डिसीजन के साथ अराइज कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हुकूमत के बहुत सारे वज़रा खुद ये बात करते दिखाई देते हैं कि किसी तीसरी फोर्स को आने नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए, किसी तीसरी ऑप्शन के लिए हालात जो है वो साजगार ना करें और आइए बैठिए एक ग्रैंड डायलॉग की जो है वो पेशकश कर रहे हैं। तो क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें खुद हुकूमती लोगों को जिस तरीके से उनके वज़रा के बयानात आ रहे हैं, ये खदशा मौजूद है कि कोई तीसरा ऑप्शन जो है वो भी इस सारे ज़िमन में सामने आ सकता है, क्योंकि ये मामलात किसी भी सियासी जमात से नहीं निमट रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। इकॉनमी को आप देख लीजिए, वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। जो IMF के साथ हमारी डील है वो फाइनलाइज नहीं हो रही है, और ख़ास तौर से जब से इलेक्शन के मुलतवी होने का ऐलान हुआ है तो हालात मज़ीद बिगड़े हैं इस मामले में भी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और इमरान खान साहब के हवाले से भी, क्योंकि उनको जो इस्लामाबाद में उनके 5 मुकदमात थे, आज उनको लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो हिफाजती ज़मानत दोबारा मिल गई है, यानी उसमें तौसी हो गई है। कल इनका लाहौर में जलसा भी है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं और फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक मुआविन ख़ुसूसी भी हैं वज़ीर आज़म के। फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब, पहले तो मैं आप ही के तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहूँगी। जब से हमने देखा है कि ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सामने आया है, एक कहीं ना कहीं जो थोड़ी उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, अब ऐसा लगता है कि मज़ीद वो चीज़ें बिगड़ रही हैं, इंतशार जो है वो देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना ये डिसीजन इसमें दम है कि ये होल्ड कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है? देखिए, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है आप उस पर तो कमेंट नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह देखेगी, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मूव किया, मशावरत के बाद वो तारीखें सामने आई। एक तारीखें खैबर पख्तूनख्वा में 28 मई की दी गई और एक 30 अप्रैल की दी गई। उसके बाद एक शेड्यूल आया, शेड्यूल के मुताबिक नॉमिनेशंस हुई। अब नॉमिनेशंस हो चुकी हैं या होने वाली होंगी। नॉमिनेशंस हुई, फिर इसके बाद अचानक जो है ज़ाहिर है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने
उन तमाम इदारों से जिनकी बहरहाल मदद रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको कोई 8-9 लाख तो आरओज़ चाहिए होते हैं, और पता नहीं और ज़्यादा ख़र्चा वगैरह होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो पोजीशन ली, उससे सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हुई। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो कह दिया जी 25 अरब 30 अरब जितना भी है वो हम नहीं दे सकते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्ट दी और ये पोजीशन ली कि जी इस वक्त मुल्क की सियासी सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है कि हम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इलेक्शन की ड्यूटीज़ नहीं दे सकती। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बिना पे इलेक्शन कमीशन ने अपने तय एक फ़ैसला किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को डिटरमिन करना है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला किया है ये उनकी डायरेक्शन और आइन के मुताबिक है या नहीं है। अब इसमें एक तो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन से ये वजाहत तलब की जाए, ज़ाहिर है वो की जाएगी। दूसरे ये भी हो सकता है कि वफाकी हुकूमत और इन वजारतों से वजाहत तलब की जाए कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं की। ज़ाहिर है अगर पैसे नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन कराना मुश्किल है। होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने तय उन्होंने जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से पोजीशन है उसके सुप्रीम कोर्ट से राय ले लेते हैं उसके ऊपर कि हमें हुकूमत से और सिक्योरिटी एजेंसी से ताउन नहीं मिल रहा, लिहाजा हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी कर दें। अगर ये पोजीशन इलेक्शन कमीशन लेता तो वो ज़्यादा साहिब पोजीशन होती, बेहतर पोजीशन होती और बर्डन सुप्रीम कोर्ट, बर्डन इलेक्शन कमीशन पे नहीं आता। फिर सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत से पूछती या उनको ऑर्डर करती उसमें। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को खुद एक मुश्किल में डाल लिया है और जाहिर है उन्हें यही वजाहतें, यही ऐसे क्या रिक्वायर सबूत उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिए हैं जिसकी बिना पे उन्होंने ये फैसला किया है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को मुश्किल में डाला है और इससे गैर जरूरी तौर पे। और ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली दो सूरतें हैं ना कि इलेक्शन कमीशन जाएगा, वजाहत देगा कि ये मुलतवी करने का फैसला क्यों लिया है, उसको बाय करना ना करना वो तो ऑब्वियसली जजेस का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। एंड सेकेंडली वो जाकर यही बात करेंगे जिस तरह आपने कहा कि दो वजारतों की तरफ से पोजीशन ले ली गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। एक ने कहा कि जी सिक्योरिटी के लिए एहलकार नहीं है, दूसरे ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। सो यही वाली तौजीहात इलेक्शन कमीशन उन हुकूमती लोगों पर डालकर, उन वजारतों पर डाल के वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। इफ्तिखार दुरानी साहब मुझे बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ही सवाल बार बार हो रहा है, हुकूमती लोग भी ये बात कर रहे हैं कि आप जो हैं अगर हो जाते इकट्ठे 8 अक्टूबर तक तो इंतज़ार कर लें। मैं लीगल जो क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं उनकी तरफ अभी नहीं जा रही हूँ कि जी कितना आईनी है, गैर आईनी है, कानूनी है, गैर कानूनी है। बट ये मुझे बताइए कि जो बार बार बात हो रही है, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि हाजी गुलाम साहब ने भी, जो गवर्नर KP के हैं, उन्होंने भी ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे सूबे के हालात इतने बुरे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं कि हम अभी फ़ौरन इलेक्शंस नहीं करा सकते। तो इस्तदा वो भी यही कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि 8 अक्टूबर को ही करवाएं KPK में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि आइन बड़ा क्लियर है और 90 रोज ही लिखा हुआ है और जो इमरान खान ने साहब की डायरेक्शन में असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं वो भी आईनी तरीकाकार था, आइन में लिखा हुआ था। अभी सादिया इसमें अगर आप ये इजाजत दे देंगे कि आइन से आप इनहाफ कर जाएं तो फिर आपने तो खुला रास्ता दे दिया, जिसका मजहर भाई ने अभी आप बता भी रहे थे कि ये तो फिर आप अगले 18 साल इलेक्शन ना करें। जनरल ज़िया ने भी ये कहा था 90 रोज में कराएंगे और फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं करा सके, फिर 11 सालों में हुकूमत की है। तो मेरा ख्याल है कि आइन से इनहराफ हो जाएगा और अगर आप ये रास्ता देना शुरू कर देंगे तो मुल्क जो है वो मुश्किल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस वक्त फैसला अवाम ने और अदलिया ने और हम सब ने ये करना है कि आइन मुकद्दम है या इदारे जो है मातहत है आइन के, ना कि आइन उनके मातहत है। 2008 में मोहतरमा शफी थी, पीक ऑफ मिलिटेंसी चल रही थी। 2013 में उससे बढ़कर मिलिटेंसी थी, हजारों लोग शहीद हो चुके थे और उस वक्त ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पे आपकी बाढ़ है जो कि फेंसिंग हुई है ये भी नहीं थी उस वक्त। और पाकिस्तान फौज उस वक्त जो है एक्टिव ऑपरेशन में भी चल रही थी।
अभी इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने इलेक्शन कमीशन को ये इनपुट दी ऑपरेशनल एंगेजमेंट की, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई एक्टिव वॉर नहीं हो रही है, ना ही कोई ऐसा ऑपरेशन का आपने दिया हुआ है, अंदिया दिया हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हमारी जो माशाल्लाह दुनिया की 10 बेहतरीन फौज में से फौज आती है, तो वो मेरा ख्याल है इस तरह कमिटेड नहीं है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंट किया। मैं तर्जुमान नहीं है पाकिस्तान फौज का, बट मेरी असेसमेंट एज ए शहरी में दे रहा हूँ कि इस तरह की एंगेजमेंट कहीं मुझे नजर नहीं आ रही है ऑन द फेस ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में लिमिटेड ऑपरेशन होता है, ऐसे नहीं होता कि आपने खैबर से कराची तक कोई ऑपरेशन चल रहा है और पूरा का पूरा जो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग है उसमें वो शामिल है। वेयर एज अगर आप देखें कि आपके जो इंसिडेंट हैं टेररिज्म के वो निग्लिजिबल हैं, कोई बहुत हाई नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन एक जवाब बनाना कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, तो आप सही ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि कोई वैलिड जवाब नहीं है। और आप सिक्योरिटी की जहां तक बात करें कि दहशतगर्दी के वाकयात का जिनके खदशात का इजहार कर रहे हैं इस वक्त गवर्नर केपी के भी और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी यही दो चीजें कि पैसे नहीं है और सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, सो आप कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने माजी में रहे हैं, उस तरीके से आपको फौज की भी एंगेजमेंट उतनी नजर नहीं आ रही जैसे पहले बाकायदा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस होते थे। फैसल कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि अभी ये दो जो वजूहात हैं, चलें 8 अक्टूबर फर्ज करें वाकई फाइनल हो जाती है डेट, कोर्ट भी इजाजत दे देता है, सो इलेक्शन कमीशन क्या इस चीज की गारंटी दे सकता है अदालत में कि जो दो वजूहात उन्होंने बनाई हैं डिले करने की इलेक्शन को, कि 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी भी होगी, मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात भी नहीं होंगे और मुल्क के माली हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो पाकिस्तान की उस पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए हम उस पर तैयार हैं। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि अक्टूबर में इस मुल्क की क्या सिचुएशन होगी। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से ऑपरेशन नहीं हुआ और सही इसके ऊपर वो नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि हालात ठीक हो सकते हैं। और हालात देखें, अब एक और चीज़ ये है कि देखें हमने एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग पेशावर में की थी जब पेशावर पुलिस लाइन में बम सुसाइड अटैक हुआ, बिल्कुल। उसके बाद एक जो है वो फैसला हुआ था कि हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी है, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो आज तक नहीं हो सकी। उसमें बड़े से वो है कि पीटीआई शिरकत नहीं करना चाहती है, जो भी बने, लेकिन खुदा न खास्ता क्या हम एक और साने के इंतज़ार में हैं, क्या हम और एक और APS के इंतज़ार में, जब फिर हम सब आके बैठेंगे उसके लिए। अच्छा, ये खदशात हैं? नहीं, मतलब आज हम किस पे सियासत कर रहे हैं? मैं कहता हूँ मुझे दुरानी साहब की शक्ल पसंद नहीं, मैं नहीं बैठना चाहता इनके साथ। ठीक है, दुरानी साहब जो भी है, देखिए दुरानी साहब जो भी है, अगर मैं कहूँ हालात के वाकई इतने बुरे हैं जैसे माजी में तो हमें नजर आते रहे, ऑपरेशन ज़रब्याज़ होता रहा, अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के इन चीजों का ब्लैकआउट करें तो इससे क्या मतलब, ठीक हो गए? अच्छा, यानी KPK में जो चीजें देखिए, हमने आपके साथ पहले भी प्रोग्राम किए और हमने पहले भी खास इज़हार किया था जब दुरानी साहब की हुकूमत थी मरकज़ में और सूबे में, हम कहते थे और आप लोग कहते नहीं है। उसके बाद वाक़यात हुए। अभी भी देखें, ये जो छोटे वाक़यात ये भी नहीं है कि अगर आप पोलियो टीम पर अटैक्स हो रहे हैं या मरदमशुमारी की टीम पे पुलिस टीम्स पर अटैक हो, पुलिस वालों को टारगेट करते हैं, फ़ौजों को टारगेट करते हैं, टारगेट किलिंग शुरू है। अगर आप इन चीज़ों को ब्लैकआउट करेंगे इस्लामाबाद में, मीडिया में नहीं दिखाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? हालात ठीक हैं? हालात बिल्कुल ख़राब हैं, चाहे आप पेशावर के कहें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के जिस ज़िले भी कहें। मेरे साथ जो डिबेट करने को तैयार है इस्लामाबाद में, या उसमें बिल्कुल हालात ख़राब है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस हालात का बहाना बना कहूँ कि इलेक्शन ना हो। तो यही तो बना रही है इलेक्शन कमीशन ने। देखें हालात तो मैं नहीं समझता कि अक्टूबर तक क्या होगा। अगर हम APC ना कि 8 अक्टूबर को अगर हम आज बैठ तब हालात ठीक होंगे। देखिए हम क्यों सियासी लोग बहाना दे रहे हैं? अगर आज हम और ये सियासी लोग अगर हम बैठे होते तो ये चीज़ें ना होती। मैं कहता हूँ कि अगर दुरानी साहब की जमात अगर आज वो उस चीज़ डोंट नो इनके मतलब इनके अपने कोई इसमें पॉलिटिकल अज़ायम होंगे जो भी होंगे, अगर हम बैठ जाते डायलॉग्स का तो क्या पता शायद इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के बिफोर टाइम हो जाता। लेकिन हम बैठेंगे नहीं और मीडिया के जरिए बात करेंगे तो फिर ऐसे ही लेटर आएंगे इलेक्शन कमीशन के, अक्टूबर में को लेटर आ जाएगा 6 महीने। अब इलेक्शन कमीशन के इस लेटर पे, इस नोटिफिकेशन पे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है वो
जो 9 रुकनी बेंच से शुरू हुआ था वो करते करते फिर 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो उस पे भी पता चलेगा कोर्ट क्या वो बेंच भी अब देखिए, अगर आप 9 रुकनी बेंच जो है वो कितने रुकनी बेंच हो गया, फिर 2 जजेस का, ये भी एक कंट्रोवर्शियल है। ये जरा मजहर साहब, ये सदर साहब पे भी जरा तबसरा फरमा दीजिए। ऑब्वियसली बड़े दिनों से उन पे काफी बात भी हो रही है। कुंडी साहब ने तो कहा कि चले मैं उन पे क्या तबसरा करूं, वर्कर ही हैं उनके, पीटीआई के वर्कर ही लोग तस्वुर करते हैं। आज राना तनवीर का चले मैं हवाला दे देती हूँ, उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि सदर साहब जो हरकतें कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं बल्कि इमरान खान के मुंशी हैं। सो आप बताइए, ये जो सदर साहब ने खत लिखा है वजीर आजम को, तो वजीर आजम को क्या कहते हैं, उनकी सुनवाई हो जाएगी उनके खत की कि जी तौहीन अदालत की तरफ ना बढ़ें? वो सदर साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दबाजी की। सदर साहब इंतजार करें ना, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डायरेक्शन लेती है। ये हर चीज़ में मुझे नहीं समझ में आई कि सदर साहब ने वजीर आजम को क्यों खत लिखा, सदर साहब ने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं खत लिखा। ओके, इलेक्शन तो उन्होंने मुलतवी किए हैं ना। तो ये जो अननेसेसरी खामाखाई जो है इस तरह की, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट करें सदर साहब, देखें सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या वो करती है। पिटीशन फाइल पीटीआई कर रही है या कर ली है उन्होंने, उसका फैसला आने दें। जब उनका कोई रोल होगा तो वो अपना रोल ज़रूर प्ले करें। लेकिन ये मुझे इसमें सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं नज़र आता। वरना तो उन्हें जिसने इलेक्शन मुलतवी की हैं उसको ख़त लिखना चाहिए था। अब लिखे ना, फिर आर्मी चीफ को लिखें। सदर साहब क्यों नहीं लिखा आर्मी चीफ को कि जी आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी इलेक्शन कमीशन को? लिखे ना खत उनको क्यों नहीं लिख रहे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्यों लिख रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने कि आर्मी चीफ को खत लिखे ना सदर साहब के, क्यों नहीं सिक्योरिटी दी? मतलब अगर आईएसआई और एमआई ऑर्डर करें, ऑर्डर करें, सुप्रीम कमांडर हैं भाई, वो ऑर्डर करें, जुर्रत करें। नहीं, ये रिपोर्ट अगर आईएसआई और एमआई ये रिपोर्ट दे रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, राइटली और रॉन्गली जी, तो जो वो किससे पूछें फिर? सदर साहब को अगर इतना ही वो है तो एक खत उनको लिख दें, एक खत उनको लिख दें, एक खत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को लिख दें। मेरा ख्याल है सदर साहब ने गैर ज़रूरी किया इस वक्त उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस मामले को देखती है, क्योंकि अल्टीमेटली बहरहाल कोर्ट ने करना है ये बात। अब वजीर आज़म सदर के खत का क्या जवाब दें? वो कह देंगे कि जी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी वो की है और फाइनेंशियल उसमें वो की, और आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन कमीशन से पूछें। तो मेरा ख्याल है हमें चीज़ों को रिजॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए, और रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए पीडीएम में भी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहादी है, उन्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कल जब वो ये हुकूमत में नहीं होंगे और आने वाली हुकूमत इसी तरह का इलेक्शन कमीशन कोई बने और वो फिर इसी तरह इलेक्शन मुलतवी करें, तो उस वक्त क्या उनकी फीलिंग हो। यही पीटीआई कल अगर गवर्नमेंट में हुई और पीटीआई इसी तरह पोजीशंस ली पीटीआई ने, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशंस तो मोर और लेस खराब ही रहती है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में दुरानी साहब भी थे, मैंने कहा था 77 से आज तक बिल्कुल जब भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक रीज़न ज़रूर बना दिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और लॉ एंड ऑर्डर पिछले हम कई सालों से ख़राब रहा है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी ख़राब सूरत हाल में भी इलेक्शन हो गए हैं। मेरा ख्याल है रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए, ज़बान पे सियासतदानों को कंट्रोल करना चाहिए। अब अच्छा, मैं इस पे आती हूँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अगर पीटीआई की हुकूमत हो और वो भी यही कर रहे हो तो बाकी जमातें क्या करेंगी, इसका जवाब तो कुंडी साहब देंगे। लेकिन उससे पहले दुरानी साहब, ये जो सदर साहब कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को ही उन्होंने ख़त क्यों लिखा है? ऑब्वियसली जब वो मुशावरत करनी थी तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ख़त लिखा था। अब इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी करने का फ़ैसला लिया है तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को वो नहीं लिख रहे हैं। और मज़हर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि वो तो सुप्रीम कमांडर हैं, वो फिर लिख दें आर्मी चीफ़ को, ऑर्डर कर दें। कुंडी साहब ने तो कहा कि जी फ़ौज दें, हमें सिक्योरिटी दें, हमें इलेक्शंस करवाना है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो सदर साहब ने स्टेप उठाया है वो रियलाइज कर रहे हैं कि टाइम सेंसिटिव इस वक्त सब चल रहा है सिचुएशन। वक्त की नज़ाकत ऐसी है कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज की है। 30 अप्रैल 2023 को जो है वो पंजाब हुकूमत यूजरफर हो जाएगी, गासिब हुकूमत हो जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। इसी तरह
खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो भी यूजर पर हो जाएगी, गासिब हो जाएगी, क्योंकि उनका भी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जो सदर साहब ने बड़े टाइमली उसका जो है सदेबाब करके अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दी है। बट वजीर आजम क्या करेंगे? उन्होंने वजीर आजम को लिखा है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस मुल्क के हैं वो वजीर आजम हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव को मुतनब्बे कर रहे हैं कि खुदारा ये काम ना करें, अगले 2 आपके फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स जो है वहां तौहीन अदालत नहीं रहेगी। नहीं, तौहीन अदालत एक चीज है, लेकिन आपके पास लेजिट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई आईनी हुकूमत नहीं रहेगी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। आप किससे चलाएंगे? चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हुकूमत चलाएंगे? कैसे हुकूमत चलेगी? आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हम उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे। ये मुल्क एक सीरियस आईनी बहरान में चला गया है। ये एक खत जो है, जो इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है, मुल्क को उस तरफ लेके जा रहा है जहां पे किसी की हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हम इधर टॉक शो ही करते रहेंगे, पता नहीं आपका प्रोग्राम अल्लाह करे चलता रहे, हम यहाँ पे टॉक शो ही करते रहेंगे कि जी वो क्या होगा। आप एक बहुत ओके, क्या कह रहे हैं मजहर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सदर साहब ने खत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर ली? मैं यही तो पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि उनको आगाह कर रहे हैं, उनको मुतनब्बे कर रहे हैं कि आपने जो है वो सियासी बहरान में चले गए हैं और मजीद बढ़ जाएगा। दुरानी साहब से ये सवाल मैं करी थी, वज़ीर आज़म को क्यों लिखा है? इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी करवाए हैं, उनको नहीं लिखा। सर मैं बताता हूँ ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को सदर पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कि आप जो है इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है और ये सारे आपके मातहत इदारे हैं और आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चाहे वो इंटीरियर है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो फाइनेंस है। ये तीनों हेड्स जो हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। आप अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करें। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हेड के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है कि 30 तारीख के बाद 2 गासिब हुकूमतें 2 सूबों में 3/4 मुल्क में गासिब हुकूमतें होंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, लेकिन दुरानी साहब मुझे ठीक है। अच्छा, मैं जरा क्विकली इसका जवाब कुंडी साहब से लेके फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। देखिए, वो आप यूं कर लीजिए, आउट ऑफ कंसर्न सदर साहब जो हैं वो लिख रहे हैं कि आप लोगों पे तौहीन अदालत ना लग जाए, और वो तो कह रहे हैं तौहीन अदालत एक चीज़ है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों ने जिस तरीके से पामाल किया है, एक क्राइसिस खड़ा कर दिया है। नहीं, मैं नहीं समझता कि सदर साहब को जो है वो मशवरा देना चाहिए कि नहीं दे सकते। नहीं, वो बता रहे तौहीन अदालत अगर लगना है तो प्राइम मिनिस्टर पे अगर लगना है तो वो खुद ही फेस करेंगे। ठीक है, वो कौन होते बताने तो ख्याल कर रहे हैं ना आपका वज़ीर आज़म? अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो वकील है डॉक्टर की जगह। तो उसकी बात यह है कि देखें, इस मुल्क में देखें, हम कहते हैं कि एक, जैसे ये कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान होना चाहिए और एक निज़ाम होना चाहिए। आपको याद था जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था 2018 का, गालिबन 2013 का, तो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और उन पर पाबंदी लगी थी कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप प्रेसिडेंट हाउस से भी नहीं निकल सकते। ठीक है। ये तो जमान पार्क भी जा रहा होता है, ये जो है ख़त भी लिख रहा है, ये मशवरे भी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। और मुझे कभी यकीन है कि ख़त भी जो है ना, दुरानी साहब किसी दोस्त ने लिखा होगा, इसको बोल दो कि दस्तखत नीचे कर दो। तो वो जो है मतलब है कि इस किस्म के जो है वो मशवरे दुरानी साहब ने ना लिखा हो फिर? नहीं, दुरानी साहब नहीं, मैं ये तो नहीं कहा दुरानी साहब ने लिखा होगा, लेकिन मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि दुरानी साहब एक सेंसेबल आदमी, वो ऐसे काम नहीं करते। अच्छा। बहुत कम सेंसेबल लोग हैं इनकी पार्टी में, दुरानी साहब भी हैं। लेकिन उसमें यह है कि अब उनका देखें, अगर तौहीन अदालत नहीं प्राइम मिनिस्टर पे लगनी है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जाने और उनका काम जाने। आप कर लें, जैसे मैंने कहा, इन्होंने मजहर अब्बास साहब ने कहा कि आप तो जो सुप्रीम कमांडर है ना, आज और कल खड़े थे सारे दिन, वो बैज लगा रहे थे, अवार्ड्स दे रहे थे। जी। तो कह देना उनको कि जी आपने क्यों, मैं सुप्रीम कमांडर क्यों आपने इनकार किया, फौज क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों दे? फौज देना, जो आपकी जुरिस्डिक्शन वो काम तो पहले कर लेना। परायों को मशवरा देने से पहले अपना काम तो कर लें, फिर उसके बाद परायों को मशवरा दें। और आप अपने आप को गवर्नर के साथ एंगेज कर रहे हैं, अपने आप को एक पॉलिटिकल उसमें जो है आप अपने आप को ला जाना चाहते हैं कि मैं और गवर्नर जो है आपस में खत व खिताबत में एंगेज हो जाएं। इससे कुछ नहीं बनना, खत व खिताबत से नहीं होगा, टीवी के जरिए पैगामात से इससे कुछ नहीं होना। मैंने पहले कहा कि जब पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में नहीं बैठेंगी, तो नहीं बैठ रहे ना, नहीं बैठे तो ये तमाशा लगा रहेगा। चलें, अब ये तमाशा लगा हुआ है, और जरा ब्रेक से वापस आके उस खदशे की तरफ जिसका इजहार किया है लॉ मिनिस्टर ने, उस पर भी बात करेंगे कि जी किसी तीसरी ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें, आपस में बैठें और बात करें। ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से तमाम वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं आके और ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त इस मुल्क को, हालात को अपनी अना की भीड़ चढ़ा रहे हैं, उनको बैठना चाहिए। अभी कुंडी साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि तब तक कोई हल नहीं निकलेगा, कोई रिजॉल्व नहीं आएगा सामने जब तक ये तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ के बात नहीं करेंगी। मज़हर साहब, जो अभी हालात हैं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंसर्न तो इकॉनमी है। आपकी IMF डील जो है वो फाइनलाइज हो नहीं पा रही है। हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और ये मामला जो IMF के साथ हैं ये मज़ीद डिले का शिकार हो जाते हैं। ये वाकई जो लॉ मिनिस्टर ने कहा है, इसके कोई आसार हैं, कोई खदशात हैं कि हालात वाकई किसी तीसरी ऑप्शन के लिए, तीसरी फोर्स के लिए साजगार होते चले जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस मरतबा अगर कोई तीसरा ऑप्शन हुआ तो इस पर आपको शहरों में मिठाइयाँ तकसीम होती नज़र नहीं आएंगी। इसलिए तीसरे ऑप्शन पर ना ही गौर किया जाए तो बेहतर है। इसी मसले को रिजॉल्व किया जाए। और मैं पिछले उसमें यही बात कह रहा था, जो दुरानी साहब ने मेरा ख्याल दूसरे मानों में ले रहे हैं, कि प्रेसिडेंट ने जो ख़त लिखा है वो इन हेस्ट लिखा है। और इन हेस्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। जिसने डायरेक्शन दी है, जिसने अपना फैसला दिया है, पहले उनको तो एक्ट कर दें ना। अगर फ़र्ज़ करें प्राइम मिनिस्टर इसका क्या जवाब दें आपको? वो कह देंगे कि जी अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रही हैं कि हम हमारी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर उनको इग्नोर करेंगे? कल की सिचुएशन में अगर इमरान खान वज़ीर आज़म थे और कल की सिचुएशन में अगर आर्मी की तरफ से ये आता कि जी इस वक्त फ़ौज जो है बिज़ी है और इन मामलात में, सिक्योरिटी के मामलात में, और वो एक नेगेटिव रिपोर्ट देते लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसको मानना पड़ता है आपको। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ये जो जवाब पेश किया है इलेक्शन कमीशन में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि आपने, और सुप्रीम कोर्ट कॉल करे फेडरल गवर्नमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट वजाहतें तलब करे उन तमाम स्टेक होल्डर से, जो कि मुझे लगता है ऐन मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा जो है वो बात आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछ सकती है, और सिक्योरिटी इदारों से पूछ सकती है उसमें। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने वो किए। बाकी तो खैर प्रेसिडेंट वो लेटर लिख दें आप, ठीक है, एक उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अगर वो समझते हैं तो उन्होंने की। लेकिन मैं तो फिर ये कहूँगा कि जिसने इलेक्शन मुलतवी किए उसको ख़त नहीं लिखा गया। दूसरी बात ये कि सिचुएशन क्या है। देखिए, PDM और पीपल्स पार्टी क्यों इस वक्त एक ऐसा बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं कि जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होगा। आप इलेक्शन आज कराएं, इलेक्शन 6 महीने बाद कराएं, इलेक्शन 1 साल बाद कराएं, जब इलेक्शन मुलतवी होगा उसका पॉलिटिकल जो फॉल आउट है वो PDM पर ज़्यादा आएगा, वो पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा आएगा। उसकी वजह यही है कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप जो है वो आपका फ़र्ज़ है कि इन सिचुएशंस को देखें। और ऐसा क्या है कि आज से 6 महीने बाद आप कोई इस तरह का रिलीफ दे देंगे लोगों को कि लोगों का पूरा ट्रेंड बदल जाएगा। अगर ये माइंडसेट है, और पॉलिटिकली हो सकता है आपका हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पूरी करना, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी को एक क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए विज़ावी PDM। उनको ये स्टैंड करना चाहिए कि कम वोट पे वी शुड। ये जरा क्विकली पहले कुंडी साहब से इसका जवाब ले लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपके पास ऐसा क्या कर लेगी हुकूमत। चलें इसको देखते हैं ना कि भाई अभी आपके हालात बड़े बुरे हैं, कैंपेन नहीं हो सकती है, आप लोगों को लगता है कि आप इलेक्शन हार जाएंगे तमाम PDM की जमातों को, तो ऐसा क्या आवाम को दे देंगे कि आपके लिए जीतने के आसार, कामयाबी के आसार नजर आने लगेंगे? देखिए, ये आपकी सोच है। क्लियर स्टैंड उन्होंने कहा है। देखिए, ये आपकी सोच है कि हम ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं और इलेक्शन हम अब हार जाएंगे और 6 महीने बाद हम जीत जाएंगे। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट आज अनाउंस कर दे, इलेक्शन आज। हमने तो देखिए अपने टिकट्स भी फाइनलाइज कर रहे थे हमारी अपनी पार्टी की, पहले भी ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, हमने हिस्सा लिया था और हमने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमने तो सिंध में भी इलेक्शन कराए। PTI ने तो 4 साल जो बल्दियाती निज़ाम था पंजाब का, जो कि इलेक्ट होकर आया था, उनको इन्होंने तोड़ा और उसके बाद 4 साल तक उस बल्दियाती निज़ाम के इलेक्शन नहीं करा सके जब तक इनकी हुकूमत थी। इलेक्शन तो ऐसी जमातें भागती हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है, सुप्रीम कोर्ट कहते कल पोलिंग स्टेशन है, हम अपने बक्से रखेंगे अपने कैंडिडेट हमारे। हाँ, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें भी दिलवा दी सदर से भी और मुशावरत करके। अब ठीक है, अगर उन्होंने ECP ने काम किया है, ECP पे सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कहती है कि जी आप जैसे कराची में वो हाई कोर्ट ने कहा कि जी हम। अच्छा, वैसे अभी जो पहले हम बात कर रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में ये चीज़ जाती है तो हुकूमत तैयार है तौहीन अदालत के लिए? देखिए पहली बात तो ये है ना कि ECP ने लिखा है, पहले तो ECP सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी। ECP तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही बताएगा ना कि इन्होंने उनके सेक्टर को बुला लें कि आप लोगों के पास क्या पोजीशन है आप लोगों की। अच्छा। जो उनके कंसर्न जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं फंड्स तो सेक्रेटरीज देना है या मिनिस्टर उनको बुला लें, उनको बोला कि क्या पोजीशन है, वो अपनी वजाहत करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनकी वजाहत ठीक है और इलेक्शन अक्टूबर में होने तो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना, हम फर्स्ट वीक के लिए भी तैयार हैं। चलें, कुंडी साहब जब भी बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल वो तैयार हैं, कोई मसला ही नहीं। तो क्या नहीं, हमने सारी उम्र इलेक्शन नहीं लड़े। हाँ, लेकिन बयान क्या नहीं, क्या हमने दोनों डिक्टेटर का, ज़िया-उल-हक जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया है, हमने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया है, तो सियासी जमातों बट इसीलिए शायद मजहर अब्बास साहब ने ये कहा, मजहर अब्बास साहब ने इसीलिए शायद ये कहा कि स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे इस PDM के मौक़िफ़ से अलग करती है कि नहीं करती, क्लियर स्टैंड है क्या? देखें इस वक्त भी जब 2018 का इलेक्शन था, सारे जिस तरीके से इलेक्शन हुआ सारी दुनिया को पता था। अपोजिशन जमातें हल्फ नहीं ले रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको राजी किया कि आप आए हल्फ लें, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यही दुरानी साहब की जमात जब डी चौक में धरना देके और इस्तीफे देके चले गए थे, इनको फेस सेविंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त दी थी जब इनको पार्लियामेंट में लेके आई थी। उन्होंने ये समझा कि इस दफा भी इस्तीफों पे यही समझा कि हमें दोबारा वापस बुला लिया जाएगा। जब मंजूर होना शुरू किया फिर इन्होंने कह दिया वैसे बुला लेते तो थोड़ा हम तो बुला रहे थे, स्टेबिलिटी हम तो बुला रहे थे, इन्होंने कहा एहतजाज कर रहे थे कि इस्तीफे कबूल करें। जब कबूल होना शुरू हो गया कहते क्यों कबूल कर रहे हैं, हम तो वापस आना चाहते हैं। ठीक है, दुरानी साहब ये फरमाइए, देखें लॉ मिनिस्टर का मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और वो उनको लगता है कि आप लोगों की तरफ से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिर एहसन इकबाल साहब हो गए और इनके मैं वज़रा को देख चुकी हूँ, कई वज़रा ने कहा है कि जी आप आएँ बैठें बात करें। एहसन इकबाल ने आज ये बात की है कि जी हम ग्रैंड डायलॉग की पेशकश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसका आगाज़ हम सेनेट से कर सकते हैं क्योंकि सेनेट में तो आपके लोग भी बैठे हुए हैं। दुरानी साहब जी, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है, फरमाइए। जी अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आइन का खिलवाड़ जो है PDM कर रही है, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इलेक्शन करवाने में। इनको फायदा है कोई आ जाए, इमरान खान ना आ जाए। आपको पता है इस वक्त तकरीबन हमारे 750 से 800 कारकुन ने गिरफ्तार किए, इंक्लूडिंग हमारा जो हेड ऑफ सोशल मीडिया है अजहर मशवानी को। इसी तरह जो है 700-800 कारकुनान आपके गिरफ्तार हैं, आप कह रहे हैं? जी 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 जी, घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं, रात को घरों से उठा रहे हैं इस वक्त। और इधर की ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, आईन में लिखा हुआ है सेल कंडक्ट रानी है, नहीं लिखा हुआ कि हो सकते हैं। सेल कंडक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास कितनी कराए ना। आप इस वक्त लेवरेज नहीं ले सकते। मैं मगर भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ 200% इस दफा किसी ने रिसीव नहीं करना, किसी को मिठाइयाँ बांटने के लिए आ जाएगा। एक जो है जो ये समझ रहे हैं कि फैसला हम बंद कमरे में कर लेंगे, अवाम मान लेंगे, ये एक तारीख है। तो फैसला अवाम के पास है और रहेगा। अगर आप 9 बजे राइट कर देंगे अगले लाभ आ जाए, और मेरा जब 8 बजे राइट करेंगे घर आ जाएंगे, क्योंकि 5वीं बड़ी आबादी है। इसको आप जहन में रखें कि 5वीं बड़ी आबादी इमरान खान ना रहे, मैं ना रहूँ, ये लोग नहीं रहेंगे, कोई ना कोई खड़ा जरूर होगा, ऐसा नहीं होगा। और इस वक्त आप जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है एक बहुत सीरियस जा रहे हैं, हम मजे ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हम बात करें कि हुकूमत को अगर ये खदशा है, चलें ऑब्वियसली कुंडी साहब इनकार करेंगे, PDM जो है वो पूरी इनकार करती है कि जी हमें इस चीज़ से खौफ नहीं है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, इसीलिए हम इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं। बट आपको क्या लगता है कि जो इकॉनमी के लिए, जिस तरीके से आज भी मैं सुन रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पता नहीं कुछ अब ऐसे मुआहदात होने लगे हैं, चाइना से कितना आने लगा है, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको लगता है कि वाकई ये संभाल लेंगे अगले बजट के बाद जिस तरीके से इनके वज़रा इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, इसमें संभालने की बात नहीं है, मसला ये कि एक क्राइसिस है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस है,
तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आती है? आप पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के इलेक्शंस है ना, आप उसमें अब जो हमने जिस पिच पर हम ले गए हैं अपनी पॉलिटिक्स को, कि जिस तरह की ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक तो ज़बान इस्तेमाल होती है जलसों में, जलसों की ज़बान में फिर आप थोड़ा सा लिवरेज दे देते हैं कि चलें जलसों में आप एक जोश में कह जाते हैं कुछ बातें, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मीडिया टॉक्स में, उसमें अगर आप ख़राब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो फिर तो ये पॉलिटिकल बैंक्रप्सी है। तो हम पॉलिटिकल टेंशन को ऊपर ले जा रहे हैं। अब इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट ने कोई वारंट इशू किए हैं, तो उसमें मज़ीद जो उसमें टेंशन बिल्ड होती है वो ये कि जब इंटीरियर मिनिस्टर आके ये कहे कि मैं फ़लाँ जेल में डाल दूँगा और मैं देखूँगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है, इस तरह की बातें, तो आप प्रोवोक कर रहे हैं, एक सिचुएशन को प्रोवोक कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट सिचुएशन को प्रोवोक नहीं करती, सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश करती है। ये समझ में ही नहीं आ रहा हमारे यहाँ हुकूमत के वज़रा को कि आप, हुकूमत का फ़र्ज़ होता है, अपोजिशन के पास लिवरेज होता है, अपोजिशन खुलकर खेलती है हमेशा, कोई भी अपोजिशन हो, गवर्नमेंट उन चीज़ों को कूल डाउन करती है। यहाँ ये है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कम नज़र आ रही है, पार्टी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कि पार्टी के लेवल पर चले, पार्टी के लेवल पर कोई बात करे वो समझ में आता है। जब मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये गुफ्तगू होने लगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल टेंशन को ऊपर ले जा रहे हैं। अब इसका नुकसान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को हो रहा है, इसका नुकसान पूरे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम को हो रहा है। और जितना भी आप जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कह रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम डायलॉग्स की बात जनरली करते हैं, लेकिन डायलॉग्स के लिए जो फ़ज़ा होती है वो नहीं बनाते कि आप पहले बयानात एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के छोड़ें, ताकि हर तरफ से आवाज़ें आती हैं। पीटीआई से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ये बात तो करें, इलेक्शन पे उनको एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है फॉर पीटीआई इज द डेट ऑफ इलेक्शंस। बाकी अगर पीडीएम से बात करें, वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं उनको कि जी आए बैठे, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो जो फ़ज़ा है, माहौल है बैठने का, बात करने का, वो नहीं बन रहा है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी जो हम ब्रेक पे जाने से पहले कुन्नी साहब बात कर रहे थे, जो मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की कि जो माहौल बनता है बैठने के लिए, बात करने के लिए, डायलॉग के लिए, वो नहीं बन पा रहा है। अब इस तरीके से जो दुरानी साहब ने कहा 700 से 800 उनके कारकुनान गिरफ्तार हैं, सो ये क्या हुकूमत की तरफ से एक पहला इनिशिएटिव नहीं हो सकता कि भाई उनके ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये ना हो, कोई हुकूमत है आप इनिशिएटिव लें? देखिए, मज़हर अब्बास ने साहब ने एक बात की कि जी पॉलिटिकल लोग हैं और वज़रा को और इनको ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जलसों की अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन पिछले 4 साल आपने हुकूमत में देखा कि प्राइम मिनिस्टर और वज़रा की जो लैंग्वेज पार्लियामेंट के अंदर थी, पार्लियामेंट का जो माहौल बनाया गया था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि कभी भी ज़िंदगी में पार्लियामेंट में ये माहौल नहीं था। इस किस्म की मतलब है कि स्पीचेस नहीं होती थी। पहले दुनिया लोग जाते थे, यूनिवर्सिटी के लोग आते थे, मीडिया के लोग जाते थे कि हम पार्लियामेंट में जाके स्पीचेस देखें, उसके ऊपर आर्टिकल लिखें। लोगों ने जानना छोड़ दिया कि पार्लियामेंट में किस किस्म की तकारीर होती हैं। जाने ही लोगों ने कहा कि क्या किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू हो रही होती है। अब ये तो एक पुरानी जमहूरी अब ये देखें ना, अब ये देखें दुरानी साहब कह रहे हैं 600-700 बंदे, ठीक है, वो उसको मल्टीप्लाई कर ले होंगे। मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन क्या पीटीआई ने उस दिन जो तमाशा ज़मान पार्क के बाहर, आपने पुलिस वालों पे 60-65 अफसर लोग ज़ख्मी हुए, पुलिस के एहलकार अफसरान भी थे, पुलिस की गाड़ी आपने जलाई, पुलिस के सरकारी अमला को जो भी थे आपने आपके वर्करों ने जो कुछ किया, क्या आपने कभी भी ये कहा कि गलत काम हुआ है? आप अगर पुलिस के गाड़ियों को जलाएंगे, आप पुलिस के लोगों को ज़ख्मी करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत खामोश बैठ जाएगी?
तो आज तो आपने 60 कर ले, कल वो जाके आपके वर्क आप लोगों को और तैश देंगे, जब कल 200 बंदे जख्मी कर दो, कल आप सारी गाड़ियाँ जला दो, कल आप सरकारी बिल्डिंग जला दो, तो आप क्या कहें? आप बोलेंगे नहीं बनाया कत्ल करने का, उनको डेथ स्क्वाड का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि डेथ स्क्वाड बना दिया है। पहले अमेरिका साजिश थी, अमेरिका से आके वो पिंडी में अटक गई, पिंडी के बाद अमेरिका को तो सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आ गया। वो अमेरिका वाले जो है वो पहले उसने जाके अफगानिस्तान का सत्यानाश किया, ज़ुल्म खलीलज़ाद ने, अब वो इनका सत्यानाश करने पहुंच गया। तो क्या किया उसने अफगानिस्तान में? नहीं, इनका कैसे? वाकई मानव मायनाज है उसका, जो नहीं अफगानिस्तान का नहीं, इनका सत्यानाश कैसे? मतलब वो तो अब ये हक में बयानात दे रहे हैं। इनका क्या अमेरिकन साजिश है? अब ज़ुल्म खलीलज़ाद जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसडर इनके पास पेशावर जा रहे हैं, इनके सेंटर से मिल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, वो भी जो है ठीक है हो अमेरिकन साहब के साथ, हम तो नहीं कहा अमेरिकन आपके साथ ना, वो तो आपके साथ नहीं थे, खान साहब ने तो बताया था। वो उनको पता नहीं चला, उनको बाद में पता चला कि तो उल्टा मेरे साथ। तो उसके बाद अब ये मतलब है कि इस किस्म की मतलब है कि कहें कि जी ऐसे देखें ये चीज़ें, अब वो कहते हैं मेरे कत्ल की साजिश, पहले वो कह रहे थे कि जरदारी साहब और पता नहीं शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब और फलां मेरी शिस्त पे हैं, फिर वो बंदूक की नाली यूटर्न मार लेती है और इसके वो बंदूक की नाली आ जाती है इनकी तरफ। अब वो देखें कहते हैं मुझे अदालत में भी खतरा है, वो आप देख रहे हैं कि रोज़ाना वो टीवी पे दिखा रहे होते हैं, पता नहीं उन्होंने वो बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ, और मीनार पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, मैंने जलसा करना है उधर कोई खतरा नहीं, लेकिन अदालत में वहाँ पे भी आई एम श्योर बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह लगाया हुआ होगा। हम कहते हैं कि नहीं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि कोई ऐसी चीज़ हो। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की चीज़ें देखी, हमने शहादतें देखी, हमने अपने पार्टी के वर्करों के, हमने अपने पार्टी के लीडरों के जनाजे उठाए हैं, गड़ी खुदा बख्श का कब्रिस्तान इसी से गवाही। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट हो और उसके साथ इस किस्म का हो जो हमने देखा है। हर किसी को आज़ादी हो। हमने देखे मोहतरमा शहीद ने भी आग में जो है वो खेल कर उसने इलेक्शन कैंपेन की थी। हमने जो पिछले 2 इलेक्शन लड़े, हमने जो पिछले 2 इलेक्शन लड़े, किस तरीके पंजाब ने जो इंक्वायरी वाली बात की है, JIT की बात की है, ये तो एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो कह रहा है कि भाई उन पे एक हमला भी हो चुका है, उनकी जान को खतरा है, उनके मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे भी कत्ल करवाना चाहते हैं। देखिए अब इमरान खान साहब हर हफ्ते बयान चेंज करते हैं, कभी वो जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी फिर वो फ़ौजियों को इल्ज़ाम करते हैं, कभी वो जो है चले जाते हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ है। अच्छा, ये अमेरिका पे दुरानी साहब अब ये अभी कभी कहते हैं IG इस्लामाबाद जो है और ये सारे हैं, क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ये चीज़ें देखिए, अगर आप वाकई संजीदे हैं और आप समझते हैं कि चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ये वही ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आज हमारी हुकूमत है, कल हमारी हुकूमत नहीं, ये ऑफिसर्स तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कुंडी साहब ने बात की दुरानी साहब, क्विकली जरा पहले इसका US वाला बताएगा कि US कॉन्स्पिरेसी थी, इन लोगों को वो लेकर आए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो US इनके साथ नहीं, वो आपके साथ है, जो बयानात आ रहे हैं। तो ये यकायक तब्दीली क्या आई? देखिए कॉन्स्पिरेसी थी और है, और जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। 2 NSC हुई हैं, एक कुंडी साहब की हुकूमत की और एक हमारी हुकूमत में। इसी वजह से उनको डिमांड किया गया था और इंटरवेंशन एस्टैब्लिश है। इसमें 2 राय तो कोई है नहीं है। अगर आप उसको मोड़ तोड़ के रजिस्टर में ले जाएं, वो एक अब हकीकत है। अच्छा, जितनी भी वर्ल्ड डेमोक्रेसीज हैं वो पॉपुलर सेंटिमेंट पे जाती हैं, और जब भी आप मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर करेंगे, स्पेशली ह्यूमन राइट्स पे, अभी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है कि जी इस वक्त अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स की आवाज दबाई जा रही है, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है। सो दे आर शोइंग ए कंसर्न फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और उनको लग रहा है कि हम सब्जेक्टेड हैं उस टॉर्चर के या जुल्म के जो कि करंट गवर्नमेंट कर रही है। इसमें 2 राय नहीं है कि ये अगर अभी कुंडी साहब कहने से वो खत्म नहीं होगा। और रजीम चेंज जो है, एक्सरसाइज जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों आगे इलेक्शन आ रहे हैं। हमारा बड़ा अच्छा क्लाउड है अमेरिका में, हमारे लोग सारा जो डायस्पोरा है यूरोप का, अमेरिका को, इमरान खान के पीछे खड़ा है। हर एक बंदा चाह रहा है कि जी हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता कि ये इन्फ्लुएंस इलेक्शन उस तरह के ना हो। ठीक है। बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है, जो मुझे समझ में आया, कि ऑब्वियसली उस टाइम पे अमेरिका ने साजिश की, खान साहब को बाहर निकाल दिया, इनको लेके आ गए, लेकिन उसके बाद उनको अमेरिका ने देखा कि जी पॉपुलर सपोर्ट तो पाकिस्तान में खान साहब के साथ है, अवाम तो खान साहब के साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, तो अब अमेरिका को भी यूटर्न लेना पड़ गया है। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। दूसरी बात उनकी ह्यूमन राइट अब्बास साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।